हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है नियोनेटल रिसक्सिटेशन वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नियोनेटल रिसक्सिटेशन। तो जैसा कि आप लोग ने देखा है कि जब बेबी जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले वो कहाँ होता है? मदर के वोम में, मदर के गर्भ में होता है वो, ठीक है। तो उस टाइम पे उसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और जो भी जिस भी चीज़ की बच्चे को नीड होती है, सारी चीज़ जो है उसे प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड से मिलती है, ठीक है। लेकिन जब बच्चा मदर की वॉर्म से बाहर आता है, मतलब मदर के गर्भ से डिलीवरी के बाद जब बच्चा बाहर आता है तो उसे जो है एम्बिलिकल कॉर्ड से अलग कर दिया जाता है। मतलब उसकी जो एम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो काट दी जाती है। तब फिर बच्चे को क्या होता है? खुद पे डिपेंड होके खुद से ब्रीथ करना होता है। जब वो मदर की वॉर्म में था तब उसे ऐसा नहीं था कि ब्रीथ करना हो, वो खुद से ब्रीथ करना होता है, ऐसी प्रोसेस नहीं थी उसमें। लेकिन जब वो डिलीवरी के बाद बाहर आता है तब अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर दी जाती है और बच्चा जो है फिर बाहर आकर खुद से सांस लेने लगता है। लेकिन कुछ 100 में से 10% बच्चे कुछ ऐसे रहते हैं जो कभी कभी क्या होता है, प्री मैच्योर होते हैं या फिर जो है उनका जो वेट होता है बर्थ के टाइम पे वो कम होता है। उस कारण से बच्चे जो है ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, मतलब खुद से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में उन्हें जो है रिसक्सिटेट करके उन्हें जो है ब्रीथ दिलवानी पड़ती है। मतलब उन्हें जो है ये करना पड़ता है कि आप ब्रीथ करें वेंटिलेटर के थ्रू, और फिर चेस्ट कंप्रेशन दिया जाता है ताकि बच्चा जो है ब्रीथ करना स्टार्ट करे, बच्चे की जान बच जाए, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है जिसमें कि बच्चों की जान बचाई जाती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि बड़े लोग होते हैं तो बड़े लोगों का एकदम से अगर ब्रीथिंग वगैरह बंद हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? उन्हें सीपीआर देते हैं। वैसे ही बच्चा जब जन्म लेता है और जब वो ब्रीथ नहीं करता है, उसकी ये पंपिंग नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में उसे जो है रिसक्सिटेशन दिया जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं अब। एट बर्थ द मोस्ट बेबी स्टार्ट ब्रीथिंग ऑन देयर ऑन विद इन 1 मिनट। और जब बेबीज़ का बर्थ होता है तब बच्चे, मतलब नॉर्मली जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो 1 मिनट के अंदर अंदर ब्रीथ कर लेना स्टार्ट कर देते हैं। सम बेबीज़ में नॉट क्राई और ब्रीथ प्रॉपरली आफ्टर डिलीवरी। और कुछ बेबीज़ होते हैं जो वो प्रॉपरली रो भी नहीं पाते और ब्रीथ भी नहीं कर पाते डिलीवरी के। नियोनेटल रिसक्सिटेशन मीन्स गिविंग इमीडिएट हेल्प टू सच बेबीज टू स्टार्ट ब्रीथिंग एंड सेव देयर लाइफ। और नियोनेटल रिसक्सिटेशन क्या है? बच्चे को इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड करना जिससे कि बेबी जो है ब्रीथिंग स्टार्ट करे और बच्चे की जान बच जाए, ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। नियोनेटल रिसक्सिटेशन इज द सेट ऑफ एमरजेंसी स्टेप टेकन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ टू हेल्प अ न्यू बॉर्न हु इज़ नॉट ब्रीथिंग और नॉट ब्रीथिंग नॉर्मली। मतलब नियोनेटल रिसक्सिटेशन एक ऐसा सेट है एमरजेंसी स्टेप का जिसमें इमीडिएटली आफ्टर बर्थ के मतलब जब बच्चे का बर्थ होता है उसके बाद इमीडिएटली बच्चे को केयर प्रोवाइड करी जाती है, चेस्ट कंप्रेशन दिया जाता है, वेंटिलेटर पर रखा जाता है ताकि जो है बच्चा ब्रीथ कर सके। और ऐसा किन बच्चों में किया जाता है? जो बच्चे नॉर्मल ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिन बच्चों की बिल्कुल भी जो है ब्रीथिंग नहीं हो रही है, मतलब सांस लेने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, या फिर बिल्कुल अगर वो सांस नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है नियोनेटल रिसक्सिटेशन दिया जाता है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है टू एस्टैब्लिश ब्रीथिंग इन द न्यूमॉर्न। मतलब कि बच्चों में जो है ब्रीथिंग को इस्टेब्लिश करना कि बच्चे सांस ले और उनकी लाइफ बच जाए, ठीक है। टू मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। बच्चों में जो है एक ऑक्सीजन लेवल का मेंटेनेंस करना कि जब बच्चे सांस लेंगे तो उनके बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी। तो जो है बच्चों को रिसक्सिटेशन इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे ब्रीथ करें और उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का अच्छे से सप्लाई हो। टू प्रिवेंट ब्रेन डैमेज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन। अगर बच्चे ब्रीथ नहीं लेंगे तो उनकी बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो इसकी वजह से बच्चे का ब्रेन जो है डैमेज हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो है मतलब अब जल्दी अगर वोम से बच्चा बाहर आया है दैट मीन्स कि वो बहुत जो है कमज़ोर है या फिर मतलब डिसीज़ के लिए प्रॉन होता है। तो अगर उसे जल्दी से ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है, क्योंकि नया नया शरीर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टू रेड्यूस न्यूबॉर्न डेथ इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, और बच्चे की जो है डेथ होने से बचाने के लिए जो है रिसक्सिटेशन किया जाता है। ओके, अगला देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग इनिशियल स्टेप्स, यानी कि गोल्डन मिनट्स ऑफ फर्स्ट 60 सेकेंड्स। मतलब डिलीवरी के जो 60 सेकेंड होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उस 60 सेकेंड में हमें क्या क्या इंटरवेंशंस करने हैं। सबसे पहले जो है बेबी वॉर्म से बाहर आता है तो बेबी के ऊपर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह लगा होता है, तो हमें उसे क्लीन करना है और बेबी को ड्राई करना है और वार्म टॉवल में लपेटना है, ताकि बच्चे को जो है वार्म इन्वायरमेंट मिल सके। क्योंकि बच्चा जब गर्भ में होता है तब उसे काफ़ी वार्म इन्वायरमेंट की आदत होती है और बाहर एकदम से वो ठंडे एरिया में आ जाता है। ठीक है, कीप वार्म रैप इन क्लॉथ, यूज़ रेडिएंट वार्मर, और बच्चे को जो है गर्म रखने के लिए रेडिएंट वार्मर का भी यूज़ किया जा सकता है, और बच्चे को कपड़े से लपेट के रखना है ताकि बच्चा जो है गर्म रह सके। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चा अगर हाइपोथर्मिया में चले गया तो उसकी वजह से उसकी जो ब्रीथिंग है और हार्ट रेट है वो कम हो सकती है, स्लो हो सकती है। ठीक है, और बच्चे को जो है फिर हमें पोजीशनिंग देनी है। एक कीप हेड स्लाइटली एक्सटेंडेड स्नीफिंग पोजीशन, बच्चे को जो है हमें ये रैप करके सुपाइन पोजीशन में लिटाना है और फिर स्नीफिंग पोजीशन में रखना है। ठीक है, क्लियर एयरवे इफ़ नीडेड, वाइप माउथ एंड नोज, सक्शन इफ सेक्रेशन आर प्रेजेंट, और फिर बच्चे का जो एयरवे है उसे क्लियर करना है ताकि रास्ता खुल सके और बच्चा प्रॉपरली ही सांस ले सके। अगर जो है कोई सेक्रेशन प्रेजेंट है नोज़ में या माउथ में तो हमें उसे सक्शन करके अलग करना है ताकि बच्चे अच्छे से सांस ले सके। ठीक है, स्टिमुलेट ब्रीथिंग बाय जेंटली रबिंग बैक और फ्लिकिंग सोल और फीट, और बच्चे की जो सोल है और बैक है उसे रब करना है ताकि बच्चा जो है रोने के लिए थोड़ा स्टिमुलेट हो, मतलब रो सके। और जब बच्चे की बैक को रब किया जाता है, फीट को रब किया जाता है, तो उसके बाद क्या बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इफ़ बेबी इज़ क्राइंग एंड ब्रीथिंग वेल, नो फर्दर रिसक्सिटेशन नीडेड, और अगर बच्चा जो है ये सारे इंटरवेंशंस करने के बाद में रोने लग जाता है तो बच्चे को रिसक्सिटेशन की कोई नीड नहीं होती, बच्चा अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चा ये सारे इंटरवेंशंस करने के बाद में भी अगर नहीं रो रहा है, नहीं ब्रीथ कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। ठीक है, इफ़ बेबी इज़ नॉट ब्रीथिंग और गैस्पिंग, स्टार्ट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यूजिंग बैग और मास्क, मतलब उसके बाद जो है हमें बच्चे को के ऊपर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन स्टार्ट कर देना है मास्क के थ्रू, कि बच्चा जो है प्रॉपरली ब्रीथ कर सके। गिव ब्रीथ एट रेट ऑफ 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट, मतलब बच्चे को जो है ब्रीथ दिलानी है मास्क के थ्रू, और जो है 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि पर सेकेंड एक ब्रीथ हमें बच्चे को दिलानी है। ठीक है, और ये जब ब्रीथ दिला रहे हैं उसके बाद हमें बच्चे का चेस्ट मूवमेंट भी चेक करना है। चेक चेस्ट मूवमेंट, इफ़ चेस्ट इज़ राइजिंग कंटिन्यू, इफ़ नॉट रिपोजिशनिंग एंड चेक मास्क सील। उसके बाद हमें जो है अगर बच्चा जो है ब्रीथ मतलब 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट हमने बच्चे को दी, यानी कि पर सेकेंड लगभग एक ब्रीथ हमने बच्चे को दी, उसके बाद में अगर उसका चेस्ट उठ रहा है तो हमें कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर उसके चेस्ट में कोई मोमेंट नहीं हो रहा है तो हमें बच्चे को फिर से रिपोजिशनिंग देनी है और मास्क को अच्छे से लगाना है और फिर से जो है स्टार्ट करना है। अगर हार्ट रेट जो है मोर देन 60 बीट पर मिनट आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ वेंटिलेशन, अगर जो उसकी हार्ट बीट है वो 60 बीट्स पर मिनट अगर आ रही है तो पर 30 सेकेंड आ रही है तो जो है आप स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन अलोंग विथ वेंटिलेशन, तो हमें उसके बाद क्या है चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है वेंटिलेशन के साथ ही। कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो इज़ 30/1 और इसका जो रेशो कितना होगा वो 30/1 रेशो में हमें जो है चेस्ट कंप्रेशन करना है। ठीक है, 30 सेकेंड वेंटिलेशन देने के बाद में ये हार्ट रेट है तो स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन प्लस वेंटिलेशन रेशियो 3 कंप्रेशन प्लस 1 ब्रीथ, मतलब 3 बार हमें चेस्ट को कंप्रेस करना है और फिर 1 ब्रीथ देना है। ठीक है, मतलब हर 2 सेकेंड में
3 कंप्रेशन देना है और 1 ब्रीथ देना है। कंप्रेशन फिंगर्स से चेस्ट के नीचे के मिडिल पार्ट में स्टर्नम पर दिया जाता है, ठीक है। कंटिन्यू एंड चेक हार्ट रेट एवरी 30 सेकेंड, और ये सारी प्रोसीजर हमें कंटिन्यू रखनी है और बच्चे की जो हार्ट रेट है वो हर 30 सेकेंड में हमें चेक करनी है, ठीक है। इफ़ नो इम्प्रूवमेंट, अगर बच्चे में जो है चेस्ट कंप्रेशन करने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो उसे बच्चे को मेडिकेशन देनी है, जैसे कि ये एड्रेनलिन थ्रू अम्बिलिकल वेन इफ़ ट्रेन एंड अवेलेबल। मतलब बच्चे को जो है चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन से भी अगर उसकी हार्ट रेट में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है तो अम्बिलिकल वेन के थ्रू एड्रेनलिन दिया जाता है, आईवी फ्लूइड्स भी दिया जाता है। और अगर शॉक कंडीशन में शॉक की कंडीशन हमें दिख रही है तो उस कंडीशन में जो है आईवी फ्लूइड्स वगैरह भी दिए जाते हैं ताकि बच्चा ब्रीथ कर सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं व्हेन टू स्टॉप। इसे स्टॉप कब किया जाता है? स्टॉप रिसक्सिटेशन इफ बेबी स्टार्ट ब्रीथिंग वेल एंड हार्ट रेट इज 100 बीट्स पर मिनट। और फिर बच्चे को जो है मतलब बच्चा जब अपने आप से ब्रीथ करना स्टार्ट कर देता है, उसकी हार्ट बीट जब बढ़ जाती है, मतलब 100 के आसपास हो जाती है, तब उस कंडीशन में हमें इसे स्टॉप कर देना है। कंटिन्यू रूटीन न्यूबॉर्न केयर वार्म फीडिंग मॉनिटरिंग। और बच्चे की जो न्यूबॉर्न केयर होती है, बच्चे को वार्म रखना है, फीडिंग करनी है, बच्चे की मॉनिटरिंग, ये सारी केयर हमें कंटिन्यू कर देनी है, ठीक है। अगर बच्चे का चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेटर पे रखने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, 10-15 मिनट के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो फिर जो एफर्ट है उन्हें स्टॉप कर दिया जाता है गाइडलाइंस के थ्रू कि अब बच्चा जो है नहीं रहा, इसलिए वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा रिसक्सिटेशन। अब यहाँ पर नर्सिंग का क्या रोल है, मतलब नर्सेज क्या क्या रोल प्ले करती है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट आता है बी प्रिपेयर्ड बिफोर डिलीवरी, चेक इक्विपमेंट, बेग, मास्क, सक्शन, ऑक्सीजन, वार्म टॉवल। नर्सेज को जो है पूरा प्रिपेयर होना होता है कि डिलीवरी के बाद में बच्चा किसी भी मतलब बच्चे को जो है रिसक्सिटेट भी करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी नर्सेज को पूरी प्रिपरेशन रखनी होती है। ऑक्सीजन मास्क वगैरह, वार्म टॉवल, सक्शन, बैग, ये सारी चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर रखनी चाहिए ताकि बच्चे को अगर इमरजेंसी में किसी की भी नीड हो तो जल्दी से वो पूरी हो सके, ठीक है। आइडेंटिफाई बेबी एट रिस्क, प्री मैच्योर, म्यूकोनियम, स्टैंड, लिक्विड, डिफ़िकल्ट लेबर। जो है बेबी को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि बच्चा जो है कोई रिस्क में तो नहीं है, कहीं प्री मेच्योर डिलीवरी तो नहीं हो रही है, या फिर डिफ़िकल्ट लेबर या फिर प्रोलॉन्ग लेबर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है पहले ही चेक कर लेना चाहिए ताकि जो है बाद में आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को अच्छे से फेस किया जा सके, ठीक है। परफॉर्म इनिशियल स्टेप क्विकली एंड करेक्टली। और जो इनिशियल स्टेप्स है जैसे कि बच्चे को ड्राई करना, वार्म के लिए जो है रेडिएंट वार्मर वगैरह में रखना, और अगर बच्चा ब्रीथ नहीं ले पा रहा है तो उसे जो है रिसक्सिटेट करना, ये सारी इनिशियल स्टेप्स को क्विकली और इमिडिएटली परफॉर्म करना होता है, क्योंकि अगर इसे प्रॉपरली नहीं किया गया तो बच्चे की जान भी जा सकती है, ठीक है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू मदर एंड फैमिली। और मदर और फैमिली को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है ताकि फैमिली जो है अपनी इस मुश्किल वाली जो कंडीशन आती है इसको अच्छे से डील कर सके, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑल स्टेप्स डन। और जो भी स्टेप्स हुई है उन्हें प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है कि सारे स्टेप्स हो चुकी है और बच्चा जो है अब ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा नियोनेटल रिसक्सिटेशन। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।